हेलो जी, बहुत बहुत नमस्कार आप सभी लोगों का। आज हम पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स का 5वां लेक्चर। इससे पहले 4 लेक्चर हम कर चुके हैं, जिसके अंदर लगभग आपने काफ़ी सारी जो है इसको पोर्शन को समाप्त कर दिया है। अब 1 या 2 लेक्चर इसके बाद और आएंगे और उसके बाद अपना जेनेटिक्स वाला चैप्टर हो जाएगा समाप्त। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम मॉर्गन के बारे में कुछ बातें जानने वाले हैं और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किए, इसको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। इससे हम जो पहले पढ़ रहे थे ना, उसको बोला जाता है मेंडेलियन जेनेटिक्स। अब इसके बाद आज जो हम पढ़ेंगे इसको एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स या मॉर्गन जेनेटिक्स आप बोल सकते हैं। और ये जेनेटिक्स थोड़ी सी डिफिकल्ट भी है, लेकिन अपन इसको बहुत आसान तरीके से पढ़ेंगे, आप टेंशन नहीं लीजिए। और किसी भी प्रकार का कोई डाउट इसके बाद आपको नहीं रहने वाला, अगर आप मेरे साथ पूरा लेक्चर देखते हैं तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिंकेज के बारे में, यानी कि सह लगनता क्या होती है। फिर लिंकेज के 2 टाइप होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद में क्रोमोजोमल मैपिंग यानी कि गुणसूत्रीय मापन जो होता है उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद में नेक्स्ट चीजें जो है, लिंग निर्धारण क्या होता है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सहलगनता। सहलगनता, इसको इंग्लिश में बोला जाता है लिंकेज। इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, लिंकेज। सहलगनता को लिंकेज कहा जाता है। ये क्या होती है सहलगनता, तो मेंडल साहब क्या कह गए थे, मेंडल ने जो बात की वो मैं यहां पे लिखता हूं। मेंडल के अनुसार एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन, एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन दूसरे लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन से दूसरे लक्षण को, धीरे धीरे अपन स्पीड पकड़ेंगे, थोड़े से स्लो चलेंगे। दूसरे लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन से स्वतंत्र रूप से पृथक होता है, स्वतंत्र रूप से पृथक होता है। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन कहते हैं, इसे स्वतंत्र अपव्यूहन कहते हैं। ठीक है, अपव्यूहन कहते हैं। ये हम स्वतंत्रता का अपव्यूहन नियम पढ़ चुके हैं और उसके अंदर भी हमने बात की कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जीन दूसरे लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन से अप्रभावित रहता है, उसको वो इफेक्ट नहीं डालेगा। ये तो सामान्य बात हुई, नॉर्मल बात हुई। ठीक है, लेकिन जो लिंकेज है उसमें क्या होता है, यहां पे आप लिखेंगे लेकिन ये केवल तभी संभव है, ये केवल तभी संभव है जब दोनों जीन अलग अलग गुणसूत्र पर हो, जब दोनों जीन अलग अलग गुणसूत्र पर हो, अलग अलग गुणसूत्र पर हो। अगर 2 जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित है तो वे एक साथ वंशागति दर्शाते हैं, तो वे एक साथ वंशागति दर्शाते हैं। और इसे क्या कहा जाता है, सहलगनता कहा जाता है, इसे सहलगनता कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत, सिंपल सी बातें हमने जानी यहाँ पे कि नॉर्मली मेंडल का कहना है कि एक लक्षण को प्रभावित करने वाला जीन या नियंत्रित करने वाला जीन दूसरे लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन से पृथक होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। लेकिन ये रही नॉर्मल कंडीशन, ये केवल तभी संभव है जब दोनों जीन अलग अलग गुणसूत्र पर हो। अगर अगर वो दोनों जीन एक ही गुणसूत्र पर स्थित है तो वो एक साथ वंशागति दर्शा सकते हैं।
वो पृथक पृथक नहीं होंगे। और ये जो चीज है इसे ही सहलगनता कहते हैं। तो सहलगनता की परिभाषा क्या हुई? सहलगनता में दो जीन एक साथ वंशागति दर्शाते हैं। ठीक है, क्लियर? इसको आप नोट करो, फिर सहलगनता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और जानेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इसको नोट करिए। सहलगनता की खोज किसने की? सहलगनता शब्द खोज किसने किया? टीएच मॉर्गन ने। मॉर्गन साहब के बारे में पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पे। तो ये है सहलगनता। ठीक है, इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि दो जीनों का भौतिक संबंध या जुड़ाव सहलगनता कहलाता है ना। दो जीनों का भौतिक जुड़ाव मतलब आपस में फिजिकली वो अटैचमेंट है, भौतिक जुड़ाव सहलगनता कहलाती है, सहलगनता होती है। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। एक ही गुणसूत्र पर अगर दो जीन स्थित है तो वो आपस में क्या है? फिजिकली अटैच है ना। वो आपस में क्या है? फिजिकली अटैच है। ये चीज आपको समझनी है। इसको नोट करो फटाफट से, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सहलगनता के प्रकार के बारे में जानेंगे। सहलगनता के कितने प्रकार होते हैं? चलो, अब सहलगनता के प्रकार के बारे में हम बात करेंगे। दो प्रकार होते हैं इसके। एक होता है कंप्लीट लिंकेज यानी कि पूर्ण सहलगनता, और एक होती है इनकम्प्लीट लिंकेज यानी कि अपूर्ण सहलगनता। ठीक है, दो प्रकार हो जाएंगे इसके। एक हो जाएगा कंप्लीट लिंकेज यानी कि पूर्ण सहलगनता, और एक हो जाएगी इनकम्प्लीट लिंकेज यानी कि अपूर्ण सहलगनता। दो प्रकार इसके हैं, एक ये एक ये। अब कंप्लीट लिंकेज क्या होती है, इनकम्प्लीट लिंकेज क्या होती है बताइए। कंप्लीट लिंकेज जो है इसमें आप लिखेंगे कि सहलगन जीन अत्यधिक पास में स्थित होते हैं। इन्हें क्रॉसिंग ओवर द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। क्रॉसिंग ओवर द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। इसमें 100% संततियां पैतृक होती है, संततियां पैतृक जैसी होती है। तीन पॉइंट याद रखना, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट। कंप्लीट लिंकेज में हमने बात की कि इसमें जो है वो सहलगन जीन बहुत पास में होते हैं, बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, इतने ज्यादा पास में होते हैं कि इनको आप जो है क्रॉसिंग ओवर से पृथक नहीं कर सकते। और इसमें जितने भी संततियां प्राप्त होगी कैसी होगी? पैतृक के जैसी होगी। इनकम्प्लीट लिंकेज को देखें तो इसमें सहलगन जीन थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं, थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं, और इन्हें जो है क्रॉसिंग ओवर द्वारा पृथक किया जा सकता है। इन्हें क्रॉसिंग ओवर द्वारा पृथक किया जा सकता है। ओके, इन्हें क्रॉसिंग ओवर द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसके दो प्रकार हो जाएंगे, एक होता है स्ट्रॉन्ग इनकम्प्लीट लिंकेज और एक होता है वीक इनकम्प्लीट लिंकेज। अब इसका क्या मतलब हुआ? स्ट्रॉन्ग इनकम्प्लीट लिंकेज मतलब इनकम्प्लीट के अंदर भी स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ज्यादा पास है, और इसमें बहुत ज्यादा दूर है। तो बहुत ज्यादा अगर पास है तो इसमें पैतृक प्रकार की संततियां ज्यादा होगी। भाई यहाँ पे बिल्कुल एकदम ही पास है तो पैतृक प्रकार की ही संततियां प्राप्त हो रही है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पास है, मतलब इसकी तुलना में तो थोड़े दूर है, लेकिन है तो पास ही ना। स्ट्रॉन्ग का मतलब यही हुआ। तो यहाँ पे जो है पैतृक प्रकार की संततियां मिलेगी बहुत ज्यादा, लेकिन कुछ एक प्रकार की, यानी कुछ एक प्रकार की पुनर्संयोजक प्रकार की संततियां प्राप्त होती है। तो इसमें पुनर्संयोजक प्रकार की जो संततियां है, पुनर्संयोजक प्रकार की संततियां कम प्राप्त होगी, कम प्राप्त होती है, और इसमें क्या होती है? ज्यादा प्राप्त होती है। इसमें क्या प्राप्त होती है? ज्यादा प्राप्त होती है। क्यों?
क्योंकि इसमें सहलगन जीन बहुत दूर दूर है, तो बहुत दूर दूर है तो उसमें पेरेंटल टाइप की जो संततियां बनेगी वो कम बनेगी, तो रिकॉम्बिनेंट टाइप ज्यादा बन जाएगी। दो प्रकार की होगी, या तो संतति पेरेंटल टाइप होगी या रिकॉम्बिनेंट टाइप होगी। ठीक है, तो जीन जितने ज्यादा पास पेरेंटल टाइप संतति उतनी ज्यादा, जीन जितने ज्यादा दूर रिकॉम्बिनेंट टाइप संतति उतनी ज्यादा। इसमें कोई दिक्कत है? बस इसको नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे समझते जाओ, ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, जैसे बता जा रहे हैं वैसे ही पढ़ते जाओ। मिटाऊं? स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक। चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें और मैं लिखवा रहा हूं, उसको नोट कर दीजिए, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन वहां से पुटअप हो जाए। पहली चीज है, पहला पॉइंट नोट करेंगे, रिकॉम्बिनेट टाइप यानी कि रिकॉम्बिनेट प्रकार यानी कि पुनर्संयोजक प्रकार, या इसको आप कह सकते हैं रिकॉम्बिनेट फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेट टाइप या रिकॉम्बिनेट फ्रीक्वेंसी 50% से अधिक नहीं हो सकती, 50% से अधिक नहीं हो सकती। यह बात याद रखनी है कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। जैसे कि अपने इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज पढ़ा, तो उसमें हमने पढ़ा कि वीक में जो है वो पुनर्संयोजक प्रकार की संततियां ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग में कम होगी। तो वीक में ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि 80% पुनर्संयोजक प्रकार की संततियां प्राप्त हो जाएगी, नहीं, 50% मैक्सिमम वैल्यू है रिकॉम्बिनेंट टाइप फ्रीक्वेंसी की, है ना। तो 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो लिंकेज होता है, सहलगनता जिसे कहते हैं, वो क्रॉसिंग ओवर के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। क्रॉसिंग ओवर के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब क्रॉसिंग ओवर के बारे में थोड़ी सी बातें जान लो। क्रॉसिंग ओवर जो है ये समानुपाती होता है डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन, ठीक है। और किसके समानुपाती होता है ये समानुपाती होता है टेम्परेचर के। इसके अलावा ये एज के व्युत्क्रमानुपाती होता है और हेट्रोक्रोमेटिन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। हेट्रोक्रोमेटिन ये क्या होता है? सेंट्रोमियर है आपका, टीलोमियर है, ठीक है, ये हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं, तो इसका व्युत्क्रमान। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है वो हमेशा, यहां पे लिख दूं, रिकॉम्बिनेंट टाइप हमेशा क्रॉसिंग ओवर से कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हर एक क्रॉसिंग ओवर में रिकॉम्बिनेशन नहीं उत्पन्न होता, नहीं उत्पन्न होता, है ना। ये चीजें हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही जिसके बारे में मैंने आपको डिस्कस किया, नोट करो इसको। फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्रोमोजोमल मैपिंग क्या होता है, गुणसूत्रीय मापन क्या होता है, इसको नोट करो, फटाफट से नोट करो। चलो, अगला हमारा टॉपिक रहने वाला है गुणसूत्रीय मापन, क्रोमोजोमल मैपिंग। क्या होता है क्रोमोजोमल मैपिंग? यानी कि गुणसूत्र को आप मापेंगे, कैसे मापेंगे देखते हैं। टॉपिक क्या है हमारा? गुणसूत्रीय मापन, गुणसूत्रीय मापन हिंदी में हो गया, इंग्लिश में क्या हो जाएगा? क्रोमोजोमल मैपिंग। समझो ध्यान से, जीन जो होते हैं वो गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। जीन गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, है ना। गुणसूत्र के ऊपर पाए जाते हैं जीन, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। गुणसूत्र के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। कैसे? रेखीय क्रम में पाए जाते हैं। अब इसको मापना है, मतलब जीनों को डिस्टेंस देखनी है, इनके बीच की दूरी देखनी है ना। तो यही चीज आपको पता होनी चाहिए। ये कैसे करेंगे? पुनर्संयोजक आवर्ती यानी कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जिसे कहते हैं, पुनर्संयोजक आवर्ती या जीन विनिमय के आधार पर, दो मेथड है जीन विनिमय के
आधार पर जीनों की व्यवस्था या उनके मध्य की दूरी ज्ञात करना, उनके मध्य की दूरी ज्ञात करना गुणसूत्रीय मापन कहलाता है, गुणसूत्रीय मापन कहलाता है। समझ में आई बात कि भाई जो गुणसूत्र के ऊपर जीन पाए जाते हैं उनकी व्यवस्था कैसी है, उनके दो जीनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, इन चीज को मापना गुणसूत्रीय मापन कहलाता है। और उसको मापने के दो तरीके, या तो आप पुनर्संयोजक आवर्ती के बेसिस पे मापिए या उसको आप जीन विनिमय के आधार पर मापिए। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके ऊपर मापना चाहते हैं ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब सबसे पहले गुणसूत्रीय मापन किया किसने? सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक का नाम है A.H. स्टुटवेट। A.H. स्टुटवेट ये T.H. मॉर्गन का स्टूडेंट था, T.H. मॉर्गन का स्टूडेंट था, ठीक है, A.H. स्टुटवेट। तो सर्वप्रथम A.H. स्टुटवेट ने पुनर्संयोजक आवृत्ति के आधार पर, उन्होंने कौन सी मेथड अपनाई? पुनर्संयोजक आवृत्ति वाली। पुनर्संयोजक आवृत्ति के आधार पर ड्रोसोफिला के सभी गुणसूत्रों का मापन किया, है ना। सबसे पहले गुणसूत्रीय मापन A.H. स्टुटवेट ने किया। किसके गुणसूत्रों का? ड्रोसोफिला के। 8 गुणसूत्र होते हैं ड्रोसोफिला के, तो उन गुणसूत्रों का मापन किया। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया बताइए? आ गया? अब देखिए मापते किस में है? दो जीनों के मध्य की दूरी को किस में मापेंगे? सेंटीमीटर में, mm में? बिल्कुल नहीं यार, 1 mm में तो कई सारे जीन आ जाएंगे, कई सारे जीन आ जाएंगे, तो उसके लिए अलग यूनिट माप बनाई गई, ठीक है। यूकैरियोट्स, EKS का मतलब समझते हैं? यूकैरियोट्स में दो जीनों के मध्य की दूरी, दो जीनों के मध्य की दूरी स्मॉल c और कैपिटल M, cm क्या होता है? सेंटीमीटर नहीं होता है, सेंटीमॉर्गन होता है, मॉर्गन। सेंटीमॉर्गन में दो जीनों की मध्य की दूरी सेंटीमॉर्गन में, तथा प्रोकैरियोट्स में यही बात, दो जीनों की मध्य की दूरी मेप यूनिट में मापी जाती है, मेप यूनिट में मापी जाती है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। क्या बताई मैंने? अगर प्रोकैरियोट्स हैं तो उसके अंदर यूकैरियोट्स हैं तो उसमें दो जीनों के मध्य की दूरी को सेंटीमॉर्गन में, और प्रोकैरियोट्स है तो उसमें दो जीनों की मध्य की दूरी को मेप यूनिट में मापा जाता है। 1 सेंटीमॉर्गन इज इक्वल टू होता है 1% रिकॉम्बिनेंट टाइप, रिकॉम्बिनेंट टाइप। इसको आप रिकॉम्बिनेंट टाइप बोलो या रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बोलो, एक ही बात है ना। तो ये चीज भी आपको समझनी है। पता ये क्लियर? गुणसूत्रीय मापन क्लियर हुआ? गुणसूत्र का मापन का मतलब है गुणसूत्र के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं उनकी व्यवस्था कैसी है, उनके बीच डिस्टेंस कितनी है, इस चीज को मापना। किस आधार पर माप सकते हैं? पुनर्संयोजक आवृत्ति और विनिमय, जीन विनिमय के आधार पर। सबसे पहले किसने मापा? A.H. स्टुटवेट ने मापा, जो ड्रोसोफिला के अंदर उसने उसको मापा था, ठीक है। ये चीजें हैं, और किस में मापा जाता है, उसकी यूनिट क्या है, ये भी हमने बात की है। चलो ये चीजें क्लियर हैं? ये चीजें क्लियर हैं? मिटाऊं? चलो ओके। अब हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय T.H. मॉर्गन। एक डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ा, मेंडल ने कंडक्ट किया था। मेंडल ने जो द्विसंकर संकरण किया था वो सबको आता है। द्विसंकर संकरण का मतलब क्या होता है? एक संकरण के दौरान दो लक्षणों पर ध्यान देना, जैसे कि मेंडल ने सीड शेप और सीड कलर पे ध्यान दिया था, ठीक है। उसी प्रकार अब T.H. मॉर्गन जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो वही हेडिंग है, आपको याद रखना है, डाई हाइब्रिड क्रॉस कंडक्टेड बाय T.H. मॉर्गन। और उन्होंने ये किस पे किया? ड्रोसोफिला पे किया। किस पे किया? ड्रोसोफिला पे। ध्यान में रखना, मेंटल ने अपने सारे के सारे कार्य मटर पे किए और मॉर्गन ने अपने सारे के सारे जो आनुवंशिक प्रयोग है, आनुवंशिक एक्सपेरिमेंट जो है वो किस पे किए? ड्रोसोफिला पे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ड्रोसोफिला पे किए। क्या किए? डाई हाइब्रिड क्रॉस किया। इन्होंने पहला जो क्रॉस किया
मॉर्गन ने इसको, हम देखो पहला जो क्रॉस किया, अब दो लक्षण लेते हैं, ये आपको पता है, दो लक्षण लेते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में, दो लक्षण लेते हैं। तो पहले इन्होंने ड्रोसोफिला का बॉडी कलर, एक लक्षण लिया बॉडी कलर, और दूसरा इसमें लक्षण लिया आई कलर, आई कलर, और इनके मध्य क्या करवाया, क्रॉस करवाया। भाई डाई हाइब्रिड क्रॉस तो आपको पता ही है मेंडल ने कैसे किया था, वैसे ही किया। यहाँ पे दो लक्षण इन्होंने क्या लिया, एक तो बॉडी कलर और एक आपका आई कलर। अब जब ये किया और इसका जो रिजल्ट मिला, इसको इसका रिजल्ट मिला, यहाँ पे इन्होंने क्या देखा कि इसमें पुनर्संयोजक प्रकार की संततियां, पुनर्संयोजक प्रकार की संततियां 1.3% प्राप्त हुई। इसका मतलब बॉडी कलर व आई कलर जीनों के मध्य दूरी 1.3 सेंटीमोर्गन है, तथा इनके बीच, तथा इनमें शुद्ध मतलब स्ट्रॉन्ग इनकम्प्लीट लिंकेज है। कैसी स्ट्रॉन्ग इनकम्प्लीट लिंकेज है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताओ। इन्होंने जो क्रॉस किया, पहला जो क्रॉस किया, इसमें इनको पता चला कि इनके मध्य जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है वो 1.3% मिलती है। और ये चीज हमने पहले यहाँ पे लिखी भी थी कि जितना प्रतिशत रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है उतना ही सेंटीमोर्गन होता है, दो जीनों के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखी कि इसमें जो पुनर्संयोजक प्रकार की संततियां प्राप्त होती है 1.3%, मतलब दो जीनों के मध्य, दो जीन कौन से, आई कलर वाला और बॉडी कलर वाला, इनके मध्य डिस्टेंस कितनी है, 1.3 सेंटीमोर्गन, यानी कि बहुत ही कम प्रकार की पुनर्संयोजक संततियां प्राप्त होती है। मतलब है तो ये इनकम्प्लीट लिंकेज, क्योंकि पुनर्संयोजक प्रकार की संतति प्राप्त होती है। अगर कंप्लीट लिंकेज होता तो इसमें पुनर्संयोजक प्रकार की संतति रिकॉम्बिनेंट टाइप जो है वो प्राप्त ही नहीं होता। यहाँ पे प्राप्त हो रहा है, मतलब है तो इनकम्प्लीट। लेकिन इनकम्प्लीट में कौन सा है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है, तो यहाँ पे पुनर्संयोजक प्रकार की संततियां बिल्कुल कम प्राप्त हो रही है, 1.3%, मतलब है तो ये स्ट्रॉन्ग। तो यही चीज हमने समझी है। बस दूसरा जो इन्होंने क्रॉस किया, ये पहला क्रॉस है। दूसरा क्रॉस इन्होंने किया आई कलर के मध्य, आई कलर और विंग साइज के मध्य। ठीक है, आई कलर और विग साइज के मध्य। इसमें इनको क्या रिजल्ट मिला, इसमें पुनर्संयोजक प्रकार की संततियां कितनी प्राप्त होती है, पुनर्संयोजक प्रकार की संततियां 37.2% प्राप्त हुई। यानी इन दोनों जीनों के मध्य दूरी कितनी हो गई, 37.2 सेंटीमोर्गन है, तथा वीक इनकम्प्लीट लिंकेज है, वीक इनकम्प्लीट लिंकेज है ना। ये चीज आपको समझनी थी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। डाई हाइब्रिड क्रॉस, मेंडल ने दो डाई हाइब्रिड क्रॉस किए, दो डाई हाइब्रिड, एक पहले हाइब्रिड क्रॉस में दो लक्षण लिए, बॉडी कलर और आई कलर का, उसमें क्या रिजल्ट मिला आपके सामने। दूसरा डाई हाइब्रिड क्रॉस किया, उसमें दो लक्षण लिए, आई कलर और विंग साइज को, उसमें क्या रिजल्ट मिला आपके सामने। इसमें आपको मिलता है स्ट्रॉन्ग इनकम्प्लीट लिंकेज, इसमें मिलता है वीक इनकम्प्लीट लिंकेज। ठीक है, ये चीजें याद रखना है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बार बार क्वेश्चन आता है, याद रखेंगे इस चीज को। चलो अब एक छोटी सी चीज मुझे और बतानी है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले। इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां पे बता दूंगा। सहलगन समूह क्या होते हैं, सहलगन समूह, सहलगन समूह किसे कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन ये बनेगी कि समजात गुणसूत्रों पर स्थित, समजात गुणसूत्रों पर स्थित सहलगन जीन सहलगन समूह कहलाते, सहलगन समूह कहलाते। निकालेंगे कैसे, सहलगन समूह की संख्या कैसे निकालेंगे, सहलगन समूह की संख्या कैसे निकालेंगे। तो अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, जितने अगुणित गुणसूत्र है आपके अंदर उतने हो जाएंगे, अगुणित गुणसूत्रों की संख्या, ये इसका फॉर्मूला है। कैसे निकालेंगे, जैसे कि एग्जांपल बताइए मुझे, जैसे कि ह्यूमन मनुष्य फीमेल है,
तो फीमेल के अंदर मतलब कोई कितने भी मानव हो, कोई भी मतलब कितने भी क्या कोई भी मानव हो, उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 46। लेकिन वो क्या है? द्विगुणित। हमें क्या चाहिए? अगुणित चाहिए। अगुणित मतलब उसके आधे कर दो भाई। द्विगुणित मतलब 2 से गुणा हो गया ना, तो अगुणित मतलब n। नॉर्मल n कितना हो गया? 23 हो जाएंगे। लेकिन 23 किस में होगी? फीमेल में। मेल के अंदर ये हो जाएंगे 24। क्यों भाई साहब? मेल के अंदर x और y होता है। मेल के अंदर क्या होता है? x और y होता है, जबकि फीमेल में x और x होता है। तो मेल में एक अगुणित गुणसूत्र ज्यादा होता है, देख सकते हैं आप। उसी प्रकार हम बात करेंगे ड्रोसोफिला की। तो ड्रोसोफिला में नॉर्मली कितने होते हैं? 8 गुणसूत्र होते हैं। तो फीमेल के अंदर तो 4 हो जाएंगे, इसमें फीमेल में तो 4 हो जाएंगे, लेकिन मेल में एक ज्यादा होगा। कितने होंगे? 5 होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एक वाई गुणसूत्र होता है ना। तो ये चीजें आपको समझनी है सहलगन समूह के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन आए, भटकना नहीं है, सिंपल से इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और आपका क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। न इधर उधर का दिमाग खर्च करना है और न इधर उधर की बातों में आना है। ठीक है, जो चीजें बता रहे हैं एकदम सटीक बता रहे हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। मैं 100% गारंटी के साथ में कह रहा हूं, इससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। जेनेटिक्स में तो मतलब किसी में भी नहीं आएगा, इसको आप नोट करो। अब आगे हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी चीजें जानेंगे। मिटाऊं? चलो, अब हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण। हम क्या पढ़ेंगे? लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण देखो, सबसे पहले एक वैज्ञानिक आता है, हेन किंग नामक वैज्ञानिक। हेन किंग नामक वैज्ञानिक। हेन किंग क्या करता है? कीटों में शुक्राणु जनन के दौरान देखता है कि एक एक विशेष प्रकार का जो गुणसूत्र है वो आधे से ज्यादा शुक्राणु में पाया जाता है। ये वैज्ञानिकों का जो है होते बहुत ऐसे कुरापाती होते हैं। मतलब कीट शुक्राणु जनन कर रहा था, उस समय उसका ध्यान उसके ऊपर था, मतलब बाकी उसको काम होते कि नहीं होते पता नहीं। तो वो जो है हेनकिंग क्या देखते हैं कि जब कीट शुक्राणु जनन कर रहे थे तो उनके शुक्राणु जो है आधे से ज्यादा शुक्राणु में एक विशेष प्रकार का गुणसूत्र, जब उस गुणसूत्र को उन्होंने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया, देखा, तो उनको पता चला कि ये जो है एक मतलब इन्होंने इसको उसका नाम दिया एक्स गुणसूत्र। तो हेनकिंग ने एक्स क्रोमोजोम की खोज की। एक्स क्रोमोजोम की खोज की, इतना सा आप ध्यान रख लेना। एक्स क्रोमोजोम की खोज किसने की? स्टीवेंस ने वाई गुणसूत्र की खोज की, वाई क्रोमोसोम की खोज की। ठीक है, और उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि विल्सन, एक वैज्ञानिक का नाम आता है विल्सन, और यही स्टीवेंस, विल्सन और स्टीवेंस ने एक्स व वाई गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र का लिंग गुणसूत्र कहा, है ना। पहले हेनकिंग ने एक्स क्रोमोजोम जो खोजा था इसे एक्स बॉडी नाम दिया गया, ठीक है, बाद में एक्स क्रोमोजोम कहा इसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। एक्स गुणसूत्र की खोज हेनकिंग ने, वाई गुणसूत्र की खोज किसने की? स्टीवेंस ने। और विल्सन और स्टीवेंस ने एक्स और वाई गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र का, लिंग मतलब जो लिंग मतलब आपके अंदर लिंग का कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर अगर एक्स गुणसूत्र है तो आप मादा है, वाई गुणसूत्र है तो नर है। ठीक है, इसलिए इनको लिंग गुणसूत्र कहा जाता है। लिंग गुणसूत्र यानी कि ऑटोसोम, एलोसोम, एलोसोम कहा जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है एलोसोम, और अलिंग गुणसूत्र को बोला जाता है ऑटोसोम, है ना। इस चीज को नोट करो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, होलैंड्रिक जीन क्या होता है? होलैंड्रिक जीन बहुत इंपॉर्टेंट है। होलैंड्रिक जीन क्या होता है? ये सिर्फ वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, सिर्फ वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं। पहली बात, सिर्फ वाई गुणसूत्र पर मिलेंगे होलैंड्रिक जीन, और सिर्फ वाई गुणसूत्र मिलेंगे मतलब सिर्फ नर में मिलेंगे, यानी सिर्फ नर में पाए जाते हैं, सिर्फ नर में पाए जाते हैं। एक आध एग्जांपल बताइए। एग्जांपल इसका हो जाएगा स्राई जीन। क्या हो जाएगा? स्राई जीन। अब एक बात सुनो, जो भ्रूण के अंदर लिंग निर्धारण होता है, भ्रूण की जो जांच की जाती है कि बच्चा है या बच्ची, नर है कि मादा है, तो
तो वो किसके आधार पे करते हैं? इसी के आधार पर, SRY जीन के आधार पर। अगर उनको SRY जीन मिल जाता है तो इसका मतलब उनको पता चल जाता है कि जो भ्रूण है बनने वाला है वो क्या है? नर है। और अगर SRY जीन नहीं मिलता है तो इनको पता चल जाता है ये भ्रूण जो है वो मादा है, लड़की है ना। तो इसी के आधार पर जो है वो भ्रूण जांच होती है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। लिख भी देता हूं, यदि SRY जीन उपस्थित है तो भ्रूण में लिंग, नर लिंग निर्धारण होता है। अनुपस्थिति में मादा, है ना। भ्रूण जांच में यही टेक्निक अपनाई जाती है। अगर SRY जीन प्रेजेंट है तो नर, अन्यथा मादा हो जाएगी। इस चीज को नोट करो, फटाक से नोट करो। फिर हम इसके अलग अलग प्रकार पढ़ेंगे, लिंग निर्धारण में क्या होता है उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, है ना। फटाक से इसको नोट करो। डन है? चलो अब हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण का प्रकार। लिंग निर्धारण के प्रकार आसान है, ये भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, समझते जाओ तुम तो बस। क्या पढ़ने वाले हम? प्रकार। चार, मतलब पहले इसको दो भागों में बांटेंगे। एक हो जाएगा मेल हेट्रोगेमी, एक हो जाएगा मेल हेट्रोगेमी, और एक हो जाएगा इसमें फीमेल हेट्रोगेमी। क्या होते हैं इसका मतलब दोनों समझेंगे। एक होता है मेल हेट्रोगेमी और एक होता है फीमेल हेट्रोगेमी। मेल हेट्रोगेमी और फीमेल हेट्रोगेमी में क्या डिफरेंस होता है? इसमें मेल हेट्रोगेमी मतलब इसमें नर जो है वो दो प्रकार के युग्मक बनाएगा। ये इसके दो प्रकार है, ध्यान से सुनो। इसमें नर जो है वो दो प्रकार के युग्मक बनाएगा। और लिंग निर्धारण नर पर डिपेंड करेगा। लिंग निर्धारण किस पर डिपेंड करेगा? नर अगर दो प्रकार के युग्मक बना रहा है तो लिंग निर्धारण नर यानी कि स्पर्म पर निर्भर करेगा। जबकि इसमें फीमेल के अंदर हेट्रोगेमी है तो यहां फीमेल दो प्रकार के युग्मक बनाएगी, यहां पर फीमेल यानी कि मादा दो प्रकार की युग्मक बनाती है। दो प्रकार की युग्मक यहां पे लिख देता हूं, बनाती है। तो लिंग निर्धारण भी किस पे डिपेंड करेगा? लिंग निर्धारण ऑब्वियसली बात है मादा पर निर्भर करेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ आ गई कि मेल हेट्रोगेमी मतलब मेल दो प्रकार के गेमेंट बना रहा है, फीमेल हेट्रोगेमी मतलब फीमेल दो प्रकार के गेमेंट बना रहा है। अब जो दो प्रकार के गेमेंट बनाएगा वही तो डिसाइड करेगा लिंग, वही तो सेक्स को डिसाइड करेगा। तो यहां पे जिसके पास एक ही प्रकार का गुणसूत्र वो क्या डिसाइड करेगा? कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, कैसे? अब देखो मेल हेट्रोगेमी में दो प्रकार हो जाएंगे, एक हो जाएगा XY और एक हो जाएगा XO। एक हो जाएगा XY, एक हो जाएगा XO। उसी प्रकार फीमेल हेट्रोगेमी में भी दो प्रकार हो जाएंगे, एक हो जाएगा ZW और एक हो जाएगा ZO। XY का मतलब है XX XY और XO का मतलब होता है XX XO। ZW का मतलब हो जाएगा ZZ ZW और ZZ ZO। समझ में आया कि नहीं आया बताइए? बहुत आसान है। मेल हेट्रोगेमी में दो प्रकार होंगे, XY और XO, यानी कि XX XY XX XO। फीमेल हेट्रोगेमी में ZW और ZO, तो ZZ ZW ZZ ZO। अब ध्यान में रखना यहाँ पे मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, मेल कौन सा है फीमेल कौन सा है, ये पता कैसे चलेगा? बहुत आसान यार, ऊपर लिखा तो है नर दो प्रकार के युग्मक बनाएगा। कौन बनाएगा? नर। तो यहाँ पे ये जो दो प्रकार के युग्मक बना रहा है ये मेल है और ये फीमेल है। जिसके पास एक ही प्रकार की युग्मक है वो फीमेल है। यहाँ पे भी देख सकते हैं एक ही प्रकार की युग्मक है मतलब ये फीमेल है, इसके पास दो प्रकार की युग्मक है मतलब मेल है। ये क्या है? फीमेल है। सॉरी, यहाँ पे फीमेल दो प्रकार की युग्मक बनाएगी, यहाँ पे फीमेल दो प्रकार की युग्मक बनाएगी, तो मतलब ये वाली फीमेल है, ये वाला क्या है? मेल है। ये वाली फीमेल है और ये वाला मेल है। ऊपर से देख के पता चल रहा है कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। जो दो प्रकार की गेमेंट बना रही है वो फीमेल, यहाँ पे जो दो प्रकार का गेमेंट बना रहा है वो मेल, है ना। तो ये समझ आ गई। अब ये किस में पाया जाता है ये आपको देखने हैं, ये पाए किस में जाते हैं ये आपको देखने हैं। देखिए सुनो, XY किस में पाया जाता है? ह्यूमन में पाया जाता है। और किस में पाया जाता है? ड्रोसोफिला में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? ये कीटो में पाया जाता है, कीटो में, जैसे कि टिड्डा। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके बर्ड्स के अंदर।
और पाया जाता है आपका फिश के अंदर। ये इसके मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको किस में पाया जाता है। ये किस में पाया जाता है? ये पाए जाते हैं आपके बटरफ्लाइज में, तितलियां जो होती है तितलियां, उसमें मोथ, ठीक है, उनमें पाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताएंगे मुझे आप, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताएंगे, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं कैसे होता है। देखिए इसमें देखो नर जो होता है, देखो ये तो क्या है, ये तो लिंक गुणसूत्र यहाँ पे हमने लिखे हैं, लेकिन अब बाकी के जो गुणसूत्र हैं जिसको हम कहेंगे ऑटोसोम, वो तो होते ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए प्लस एक्स एक्स, ये क्या हो गई, ये मादा हो गई, ये मादा हो गई। उसी प्रकार ए प्लस एक्स वाई, तो ये क्या हो गया, फीमेल हो गया, मतलब सॉरी मेल हो गया, नर हो गया, ठीक है। तो अब जब इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जब आप इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, बताइए बताइए। यहाँ पे पहले इसका गेमेट बनाओ, गेमेटोजेनेसिस होता है भाई, कोई भी हम संकरण करवाते पहले क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस होता है। तो यहाँ पे क्या बनेंगे गेमेट, ए प्लस एक्स और ए प्लस वाई, दो गेमेट बनेंगे, जबकि यहाँ पे ए प्लस एक्स एक ही प्रकार का गेमेट बनेगा। अब इसके साथ ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ए प्लस एक्स एक्स, और इसके साथ ये जुड़ेगा तो क्या बनेगा, ए प्लस एक्स वाई। यानी कि 50% संभावना है यहाँ पे लड़का होने की और 50% ही संभावना है लड़की होने की, यानी कि 1:1 रेशियो है नर और मादा की। लड़का और लड़की होने की संभावना कितनी है, 50-50% है दोनों की। कैसे, ये आपको समझ आ गया। ऐसे ही इसमें हो जाएगा एक्सोम हो जाएगा, ऐसे ही क्या हो जाएगा, एक्सोम हो जाएगा। समझ आ रहा है कैसे हो जाएगा, देखियो ए प्लस एक्स एक्स हो जाएगा एक, और ए हो जाएगा ए प्लस एक्सओ, यही तो कंडीशन बनेगी, ये फीमेल और ये आपका मेल हो जाएगा। अब इसके अंदर गेमेटोजेनेसिस करवाएंगे तो ए प्लस एक्स एक बनेगा, इसमें इसमें ए प्लस एक्स भी बन सकता है और ए प्लस ओ भी बन सकता है, ठीक है। तो जब इसके साथ ये करवाएंगे तो ए प्लस एक्स एक्स बनेगा, और इसके साथ इसका करवाएंगे तो ए प्लस एक्स ओ बनेगा। तो इसमें भी 50-50% है। ऐसे ही इसमें हो जाएगा जेड डब्ल्यू हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे जेड डब्ल्यू है, बस नाम में फर्क है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो ये आपका लिंग निर्धारण होता है कंप्लीट, लेकिन ये तो कुछ अलग है, इससे स्पेशल प्रकार के और है 2-3, वो अब कंप्लीट करेंगे। ये आपको समझ में आया है तो फिर हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, एक बार देखो, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, मैं फिर दोबारा समझाता हूं इसको। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले। ये जो है ये जेड डब्ल्यू नर में पाए जाने वाले के बिल्कुल अपोजिट है, इसके अपोजिट है ना, जबकि ये इसके अपोजिट है, ये तो आपको पता ही है ना। चलो कुछ भी नहीं है, सिंपल, मैंने कहा लिंग निर्धारण के दो प्रकार है, एक मेल हेट्रोगेमी, एक फीमेल हेट्रोगेमी। हेट्रोगेमी मतलब विषमता, मेल हेट्रोगेमी मतलब नर के अंदर विषमता, विषमता मतलब अलग अलग। तो नर के अंदर अलग अलग प्रकार के इसके अंदर हो जाएंगे, जबकि फीमेल हेट्रोगेमी मतलब फीमेल के अंदर अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, ये तो नाम से ही पता चल रहा है। अब इसके अंदर अलग अलग दो प्रकार हो जाएंगे, है ना। तो ये आपने देखा होगा, फिर एग्जाम्पल भी याद रखना किसमें कौन सा पाया जाता है, आ जाता है कभी कभार क्वेश्चन, फटाक से स्क्रीनशॉट लो। फिर तीसरा स्पेशल प्रकार का है इसके अंदर, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, ये क्या होता है बताइए, ये पाया किसमें जाता है और होता क्या है, सुनो। तीसरा प्रकार है ये इसका, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। ये क्या होता है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। हैप्लॉइड यानी कि अगुणित, डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित, इसके आधार पर सेक्स डिसाइड होता है। हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड के आधार पर सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। अब नर के अंदर सॉरी मनुष्य के अंदर अगर देखें तो नर भी डिप्लॉइड है, मादा भी डिप्लॉइड है, तो वहां पे हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड के आधार पर नहीं हो सकता। लेकिन कई तो ऐसे जीव होंगे जिसमें नर या तो हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड होगा, और मादा जो है या हैप्लॉइड या डिप्लॉइड होगी, यानी ये दोनों अलग अलग होंगे, उसमें से एक हैप्लॉइड होगा एक ऐसा डिप्लॉइड होगा। तो ये किस में पाया जाता है, ये मधुमक्खियों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, मधुमक्खियों में, जिसे कहते हैं सोशल इंसेक्ट, मधुमक्खियों में पाया जाता है। होता क्या है इसमें, नर होता है अगुणित, हैप्लॉइड होता है नर, तथा मादा द्विगुणित होती है। मादा कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है।
मादा द्विगुणित होती है। जैसे कि देख सकते हैं ये आपकी फीमेल है, ठीक है, तो ये क्या होती है, द्विगुणित होती है, मतलब इसमें 32 हो जाएंगे। और मेल है तो मेल क्या होता है, अगुणित होता है, मतलब इसमें 16 हो जाएंगे, है ना। अब देखो होता क्या है इसमें, मान लो इसमें क्या हुआ, गैमेटोजेनेसिस हुआ, इसमें भी हुआ, तो इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा, क्योंकि 16 का 16 ही रहने, तो यहाँ पे ये 16 हो जाएंगे। यहाँ पे मियोसिस होगा, क्योंकि गुणसूत्र आधे करने, तो यहाँ पे भी 16 16 बन जाएंगे, ठीक है। ये हुआ, यही चीज हुआ। अब देखो ध्यान से सुनो, ये इसके अंदर मियोसिस हो गया, इसके अंदर माइटोसिस। अब अगर इसके अंदर निषेचन नहीं होता है, बिना निषेचन, अगर इसमें निषेचन नहीं होता है, तब तो बनता है इसमें नर, मेल, जिसे ड्रोन अपन कहते हैं, ठीक है, 16 गुणसूत्र वाला, ठीक है। और ये फर्टाइल होता है। अगर इसके अंदर निषेचन हो गया, मतलब ये दोनों आपस में मिल गए, यहाँ पे क्या हो गया, निषेचन हो गया, तो यहाँ पे क्या बनेगी, मादा बनेगी, है ना, 32 वाली बनेगी मादा। भाई 16 16 जुड़ गए, ध्यान से समझना, समझ में आ जाएगा, ठीक है, मादा बनेगी। अब मादा भी तो दो प्रकार की होती है, एक होती है क्वीन और एक होती है श्रमिक मधुमक्खी, जिसे कहते हैं वर्कर बी, वर्कर, दो प्रकार की होती है। तो ये क्वीन कब बनेगी, जब इसको रॉयल जेली खिलाओगे, जब इसको रॉयल जेली खिलाओगे, और इसको क्या करेंगे, नॉर्मल जेली खिलाएंगे। समझ में आ रहा है, चलो। अब इसमें क्वीन जो होती है ये फर्टाइल होती है, और ये वाली जो होती है, ये वाली क्या होती है, स्ट्राइल होता है। ये क्या होता है, स्ट्राइल, यानी कि बंदे होता है, ये जनन में भाग नहीं लेता। दिख रहा है क्या नीचे वाले, घास ज्यादा कट गया क्या, चलो कोई नहीं, आपको समझा तो मैंने दिया ही है। भाई होता क्या है, इसमें नर होता है अगुणित, यानी कि 16 गुणसूत्र, मादा द्विगुणित, यानी कि 32 गुणसूत्र, ओके। यानी कि नर और मादा के अंदर अलग अलग गुणसूत्र होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड टाइप सेक्स डिटरमिनेशन। हैप्लॉइड डिप्लॉइड से पता चलता है कि ये नर है या मादा है। सेक्स का डिटरमिनेशन कैसे होता है, हैप्लॉइड डिप्लॉइड के बेसिस पे, तो यहाँ पे ये हमने देखा। उसके बाद हमने कहा कि बनता कैसे है, प्रोसेस तो समझे। तो नर कितना है, 16 गुणसूत्र है, मादा के अंदर 32 है, तो 16 के 16 ही रहने हैं, तो माइटोसिस होगा, समान गुणसूत्र। और इसमें 32 के आधे होने हैं, तो इसके अंदर मियोसिस होगा। अब अगर इसके अंदर ये जो 16 बने, अगर इसके अंदर निषेचन नहीं होता है, तो इसे बन जाएगा नर, यानी कि ड्रोन। और अगर इसमें निषेचन हो जाता है, निषेचन मतलब नर और मादा गेमेट का फ्यूज करना, तो अगर ये मिल जाते हैं तो मादा बनेगी 32। अब मादा भी दो प्रकार की होती है, एक क्वीन होती है, एक वर्कर भी होती है। तो क्वीन कैसे बनेगी, अगर इसको आप रॉयल जेली खिलाओगे, और वर्कर भी कैसे बनेगी, अगर इसको आप नॉर्मल जेली खिलाओगे। अब इसमें से जो क्वीन होता है और ड्रोन होता है वो होते हैं फर्टाइल, और वर्कर बी जो होती है वो होती है स्ट्राइल, यानी कि बंध्य। स्ट्राइल का मतलब वो ये जनन में भाग नहीं ले सकती, ये दोनों ही ले सकते हैं। चलो इसको लिखो, चलो इसको लिखो, हाँ ये बात भी लिख लेना, जो ड्रोन होता है, ड्रोन यानी कि नर के फादर व सन नहीं होते, ग्रांड फादर व ग्रांड सन होते हैं, ग्रांड फादर व ग्रांड सन होते हैं, है ना। ये बात नोट कर दे, यहां पे आप देख सकते हैं ये जो ड्रोन बना, क्या इसका फादर है ही नहीं, है ही नहीं। इसमें अगर निषेचन नहीं हुआ तो ये ड्रोन बन जाएगा, सिंपल सी बात है ना। तो ये पॉइंट भी आप नोट करेंगे, फटाफट से लिखे। अब नेक्स्ट इसका स्पेशल एक प्रकार और है, एक नहीं दो तीन प्रकार है अभी तो, चलो हो गया। चलो एक होता है नॉन एलोसोमिक लिंग निर्धारण। ये क्या होता है, नॉन एलोसोमिक लिंग निर्धारण। पहले तो ये बताओ एलोसोम क्या होता है, नॉन एलोसोमिक लिंग निर्धारण, सेक्स डिटरमिनेशन, नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटरमिनेशन यानी कि लिंग निर्धारण क्या होता है बताओ। नॉन एलोसोमिक, एक होता है ऑटोसोम। गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र के दो प्रकार होते हैं अपने अंदर, एक होता है ऑटोसोम और एक होता है एलोसोम। एलोसोम का मतलब लिंग गुणसूत्र और ऑटोसोम का मतलब अलिंग गुणसूत्र, है ना। ये सिंपल सी बात है। आपके अंदर 46 गुणसूत्र है, तो उसमें से 2 लिंग गुणसूत्र है, बाकी वाले तो अलिंग गुणसूत्र है ना। वैसे थोड़ी सारे के सारे गुणसूत्र आपके अंदर सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, सब गुणसूत्रों का अलग अलग काम है। तो वैसे ही ये बात कर रहा है, जो ऑटोसोम होते हैं वो अलिंग गुणसूत्र होते हैं, यानी कि वो उनका लिंग से मतलब सेक्स डिटरमिनेशन से कोई मतलब नहीं होता है। जबकि एलोसोम जो होता है ये होते हैं लिंग गुणसूत्र, ये डिसाइड करते हैं कि नर है कि मादा है ना। तो वही है, इसमें नॉन एलोसोमिक होंगे, मतलब जो लिंग गुणसूत्र है उसके आधार पर डिसाइड नहीं होगा कि ये नर है मादा है, कुछ अलग ही प्रकार है इसमें।
इसका कुछ अलग ही अपना काम चल रहा है। क्या होगा इसमें? तो ये किस में पाया जाता है? ये जीवाणुओं में पाया जाता है, ये जीवाणुओं में पाया जाता है, बैक्टीरिया में, जीवाणुओं में पाया जाता है। इसमें एपप्लाज्मिड, प्लाज्मिड पाया जाता है बैक्टीरिया में। एपप्लाज्मिड उपस्थित होने पर नर और अनुपस्थिति में मादा। बस, अगर किसी बैक्टीरिया में एपप्लाज्मिड है तो वो नर, और अगर एपप्लाज्मिड नहीं है तो वो मादा। यहाँ पे एक्स और वाई का कोई रोल ही नहीं है, इसीलिए तो कहा गया नॉन एलोसोमिक सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, ये एक प्रकार हो गया। अगला जो प्रकार है एक और है, इसे कहेंगे जेनिक बैलेंस थ्योरी। ये क्या होती है ये थोड़ा सा अच्छे से समझना, या इसका एक और नाम दिया जाता है एक्स अपॉन ए रेशियो। इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर जगह से आते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है तो इसको ज्यादा तवज्जो देंगे थोड़ी सी, है ना। तो जेनिक बैलेंस थ्योरी या एक्स अपॉन ए रेशियो क्या होता है, समझो ध्यान से समझो। ड्रोसोफिला होती है, ड्रोसोफिला आपने देखा उसमें क्या होता है, एक्स ओ टाइप का लिंग निर्धारण होता है। तो वहां पे जो है मतलब टिड्डा वगैरह जो होता है उसमें वाई गुणसूत्र का कोई योगदान ही नहीं होता, तो फिर उसमें लिंग निर्धारण का एक अलग तरीका निकाला गया है ना। ड्रोसोफिला में लिंग निर्धारण में वाई गुणसूत्र का कोई योगदान नहीं होता, कोई योगदान नहीं होता है। इसमें लिंग निर्धारण एक्स अपॉन ए रेशियो से निकाला जाता है, एक्स अपॉन ए रेशियो से निकाला जाता है। इसे सीबी ब्रिज ने प्रतिपादित किया, इसे सीबी ब्रिज ने प्रतिपादित, किसने? सीबी ब्रिज ने प्रतिपादित किया। तो क्वेश्चन आ जाएगा एक्स अपॉन ए रेशियो किसने दिया? सीबी ब्रिज ने। किसके लिए है? ड्रोसोफिला के लिए। ठीक है, अच्छा होता क्या है यहाँ पे देखो, एक्स अपॉन ए जो है इसका मान, ध्यान से सुनो, एक्स अपॉन ए का मान अगर एक आता है तो वो फीमेल होगी। अभी निकालना सिखाएंगे, लेकिन पहले आप देख लो मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। एक आएगा तो फीमेल, एक से ज्यादा आएगा तो वो सुपर फीमेल हो जाएगी, सुपर फीमेल, या इसको मेटा फीमेल भी कहते हैं। 0.5 आएगा तो मेल, और 0.5 से भी कम आएगा तो वो सुपर मेल या मेटा मेल। और अगर 1 इसके बीच में आ जाता है, 0.5 से 1 के बीच में आ जाता है तो वो इंटरसेक्स है ना, वो इंटरसेक्स है। ये बातें पता चली आपको, ये बातें पता चली। मैंने कहा कि x अपॉन ए का अपन रेशियो निकालेंगे, अभी निकालेंगे। उसमें अगर x अपॉन ए रेशियो हमारा 1 आता है तो वो फीमेल, 1 से ज्यादा सुपर फीमेल, 0.5 मेल, 0.5 से भी कम सुपर मेल, और 0.5 और 1 के बीच में आ गया तो इंटरसेक्स। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से। जैसे कि मैंने दे दिया एक्स एक्स प्लस, सॉरी ऐसे लिखते इसको, ए प्लस एक्स एक्स, है ना। तो यहां पे एक्स अपॉन ए रेशियो निकालो। एक्स का मतलब नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम कितने हैं? 2 है। ए कितने हैं? नंबर ऑफ ऑटोसोम कितने हैं? 2 है। तो यहाँ पे क्या आया? 1 आया। ए का मतलब ये क्या है? फीमेल है, ये क्या है? फीमेल है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया ए प्लस एक्स वाई, ऐसे दे दिया, ये दे दिया। तो यहाँ पे एक्स अपॉन ए करना है, एक्स कितने हैं? 1 है, वाई को नहीं देखना, 1 है, और ऑटोसोम कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पे क्या रेशियो आएगा? जो भी रेशियो आएगा भाई 3 का भाग 1 में कितना आ जाएगा? 0.3 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 से भी कम है, यानी कि ये क्या है? सुपर मेल है। ये क्या है? सुपर मेल है। समझ आ रहा है? ऐसे आपको निकालना है, ऐसे आपको निकालना है, ये रेशियो देखना है और क्या है बस। आया समझ? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए? मिटाऊं? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटा रहा हूं मैं। एक छोटा सा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एक और होता है वातावरणीय आधार। वातावरणीय आधार किसका? लिंग निर्धारण हेतु, है ना। ये अभी तक हम लिंग निर्धारण ही पढ़ रहे हैं। लिंग निर्धारण हेतु वातावरणीय आधार मतलब वातावरण, इन्वायरमेंट कैसे इसके अंदर शामिल हो सकता है। देखिए, इन्वायरमेंट के आधार पर भी लिंग निर्धारण होता है। किसमें?
एक नाम मैं लिख रहा हूं बोरेनेलिया विरिडिस, जिसको समुद्री, जो कि एक समुद्री कृमि है, समुद्री कृमि है। इसमें जो लिंग निर्धारण में लार्वा अवस्था तक लिंग निर्धारित ही नहीं होता, लार्वा अवस्था तक लिंग निर्धारित नहीं होता। उसके पश्चात लार्वा अगर मादा के प्रोबोसिस में वृद्धि करता है, मादा के प्रोबोसिस में वृद्धि करता है, तो नर अन्यथा मादा। ये डिपेंड कर रहा है लार्वा पर कि लार्वा कहां पे वृद्धि कर रहा है। अगर मादा के प्रोबोसिस में वृद्धि कर रहा है तो वो नर बनेगा, और अगर लार्वा मादा के प्रोबोसिस में नहीं वृद्धि करके दूर ही कहीं वृद्धि कर रहा है तो वो मादा बनेगा, है ना। लार्वा अवस्था तक तो लिंग का निर्धारित ही नहीं होता उसमें कि ये नर बनेगा कि मादा बनेगा, कोई कुछ आता पता ही नहीं होता, बाद में जाके पता चलता है। तो इसे कहते हैं वातावरणीय आधार, मतलब इन्वायरमेंट के बेसिस पे भी सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है कुछ जीवों के अंदर। एग्जाम्पल ये याद रख लेना, ठीक है। ये अपना लिंग निर्धारण वाला टॉपिक होता है समाप्त। यहाँ पे लिंग निर्धारण वाला टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है। क्लियर? इसका आप स्क्रीनशॉट लो। फिर एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं, फिर आज का लेक्चर हम समाप्त करेंगे यहीं पे। एक छोटी सी बात मैं आपको और बता देता हूं, इसको फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो मिटाओ। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है लिंग सहलगन वंशागति किसे कहते हैं। छोटी सी बात है, क्रिस क्रॉस वंशागति हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। 2 मिनट का है बस। लिंग सहलगन वंशागति, लिंग सहलगन वंशागति किसे कहते हैं? लिंग सहलगन वंशागति, लिंग सहलगन वंशागति किसे कहते हैं? अगर कोई लक्षण लिंग गुणसूत्र पर स्थित है, कोई लक्षण लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र कौन से होते हैं? एक्स और वाई, मेल के केस में, और फीमेल के केस में क्या हो जाएगा? एक्स एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके ऐसे लक्षण लिख लो, ऐसे लक्षण जो लिंग गुणसूत्र पर स्थित है, लिंग गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, लिंग सहलगन वंशागति कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लिंग सहलगन जीन होते हैं, लिंग सहलगन जीन, जैसे कि आप एक्स क्रोमोसोम मान लो, ठीक है, जो भी लिंग गुणसूत्र होते हैं, लिंग सहलगन जीन जो होते हैं, लिंग सहलगन जीन कभी भी समान लिंग में, ध्यान से समझना, कभी भी समान लिंग में सीधे स्थानांतरित नहीं होते हैं, सीधे स्थानांतरित नहीं होते हैं। नर अपना सहलगन जीन, नर अपना लिंग सहलगन जीन, लिंग सहलगन जीन ग्रांड सन में डॉटर द्वारा भेजता है, डॉटर द्वारा भेजता है, तथा मादा अपना लिंग सहलगन जीन, मादा अपना लिंग सहलगन जीन ग्रांड डॉटर में सन द्वारा भेजती है। समझ आ रही मेरी बात? मैं कह रहा हूं कि जो लिंग सहलगन जीन होते हैं ना, वो कभी भी सेम लिंग के अंदर, सेम जो है उसके अंदर नहीं ट्रांसफर हो सकते। जैसे कि कोई मेल है, तो मेल जो है वो अपने सन के अंदर वो जीन सीधे ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो अपने ग्रांड सन में करेगा बाय डॉटर, है ना। बीच में एक अलग लिंग एक्सचेंज, मतलब लिंग एक्सचेंज करेगा वो उसमें। नर अपने लिंग सहलगन जीन अपने पुत्र में नहीं भेज सकता, समान लिंग में सीधे स्थानांतरित नहीं कर सकता। मादा भी अपने जो लिंग सहलगन जीन है वो पुत्री के अंदर नहीं भेज सकती, वो भेजेगी तो किस में भेजेगी? ग्रांड डॉटर के अंदर भेजेगी। नर भेजेगा तो किसके अंदर भेजेगा? ग्रांड सन के अंदर भेजेगा। कैसे? नर जो है वो ग्रांड सन के अंदर अपनी डॉटर के माध्यम से भेजेगा, और मादा, देखो यहाँ पे एक चार्ट बना के समझ लेते हैं। मान लो ये कोई मेल है और ये फीमेल है, ठीक
ठीक है, तो मेल जो है वो कैसे भेजेगा, मेल जो है इसके अंदर ये पहले इसके डॉटर में जाएगा, फिर ये डॉटर जो है वो अपने ग्रैंड सन में भेज देगी, है ना। उसी प्रकार फीमेल जो है ये पहले अपने सन के अंदर भेजेगा, फिर ये जो सन है ये अपने ग्रैंड डॉटर के अंदर भेज देगा। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है इसे क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। ये चीज याद रखना भाई, इसे क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्रिस क्रॉस वंशागति कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आई, क्रिस क्रॉस वंशागति वाली। कोई भी जो लिंग सैलगन जीन है वो सीधे लिंग में सीधे ट्रांसफर नहीं होते, है ना, उसके बीच में एक अलग लिंग आएगा, फिर वो उस लिंग में ट्रांसफर करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आज का लेक्चर अपन यहीं पे समाप्त करते हैं, पूरा का पूरा जो है पोर्शन यहाँ पे समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें हम पढ़ेंगे म्यूटेशन, और एक में जो है अपन जेनेटिकल डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। 2 लेक्चर और आएंगे जिसके अंदर जेनेटिक्स वाला चैप्टर हो जाएगा समाप्त। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएंगे, कोई भी परेशानी है तो। और अगर आपको समझ में आया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी अगले वीडियो।